Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. तो आज का सेशन जो भी कैंडिडेट हरियाणा टेट पीजीटी कॉमर्स या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखिए कॉमर्स का सिलेबस आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी दे दीजिए, एस्टेट दे दीजिए, सेट दे दीजिए, नेट दे दीजिए, कॉमर्स का सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी हो चाहे हरियाणा पीजीटी कॉमर्स हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो कॉमर्स की, तो उनके लिए ये सेशन काफी यूजफुल होगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है। ठीक है, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। यानी सेक्शन 2 सब 20 सेक्शन ये बोलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, कंपनीज के एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड होना, रजिस्टर हो रही है, अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हो रही है तो हम उसे कंपनी बोलेंगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब वो हमारी तरह कंपनी नहीं है। जैसे हम ह्यूमन बींग है, हमारी तरह नहीं है कि हम खा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, पर कंपनी ये चीज नहीं कर सकती। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी इसको सिर्फ लॉ ही बना सकता है। ठीक है, कंपनी को कौन बना सकता है? लॉ ही बना सकता है, कानून के नजर में ही कंपनी बन सकती है। Having separate legal entity with perpetual succession and common seal. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस अलग रहेगा, कंपनी अलग रहेगा, दोनों को मिक्स मत करिए। ठीक है, विथ परपेचुअल सक्सेशन, यानी मालिक आज कोई और है, कल कोई और है, चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए, बट कंपनी जो है वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, मालिक के आने जाने से कोई फर्क नहीं होने वाला। एंड कॉमन सेल, इसमें एक मोहर लगाई जाती है फॉर ऑथेंटिकेशन, जो मैं आपको अभी आगे फीचर्स में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये कंपनी की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपनी के फीचर्स की बात करती हूँ, तो सबसे पहला फीचर्स अगर आप यहाँ देख रहे हो, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी के पास पूरा हक है। भाई शेयर होल्डर जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, उन्हें शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर है बेटा, उनके पास पूरा हक होता है कि वो अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी बेच सकते हैं। सेकेंड है ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। ओनरशिप का मतलब शेयर होल्डर, मैनेजमेंट का मतलब डायरेक्टर्स, दोनों अलग अलग है। शेयर होल्डर का काम होता है ओनरशिप। ओनरशिप कैसे होगा? अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में आके और शेयर्स लेगा उसके बदले में, वो पैसे देगा बदले में शेयर्स लेगा, तो वो मालिक बन गया ना कंपनी का। तो वो अलग है, वो तो पैसा लगाने का काम है उसका। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट होते हैं डायरेक्टर्स जो डे टू डे मैनेज करते हैं बिजनेस को, कंपनी को। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे भी आपको बताया, मालिक आए या जाए, कंपनी फॉरएवर चलती है। बस एक ही केस होता है, अगर कंपनी बंद होती है, इलीगली बंद होती है, कोई आप ऐसा काम करते हो कि वाउंड अप करना पड़ता है, तो ही कंपनी बंद होती है, मालिक से उसका कोई फर्क नहीं है। कहते हैं ना जिंदगी चलती रहती है, हम लोग नहीं बोलते हैं कि हमारी जिंदगी से कोई चला जाता है या कोई आ जाता है या कोई कोई भी है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई हमें छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी वही रुक जाती है, जिंदगी तो आपकी चलेगी ही। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कंपनी के बारे में बोली है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ये देखो, कंपनी तो एक हमारी तरह तो है नहीं जो सिग्नेचर कर देगी। आप लोग तो अपना सिग्नेचर फटाक से पेन लेके कर देते हो, पर कंपनी बेचारी नहीं कर सकती ना, इसीलिए कॉमन सील यानी एक मोहर का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। देखो जो कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं ना, उनकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब मैम, लिमिटेड का ऐसा मतलब है, सपोज करिए मैंने कंपनी में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब कंपनी चली गई लॉस में। मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे अपनी कंपनी, किसी भी कंपनी में, और उसके 1,000 चले गए, सॉरी लॉस में चला गया वो। तो देखो मैं सिर्फ 1,000 रुपए ही पे कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। यानी मैं पर्सनल लाइबिल नहीं हूँ कंपनी का खर्चा उठाने के लिए, इसलिए बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। भाई जितना मेरा अमाउंट रहेगा शेयर्स का, मैं उतना ही पैसे दे सकती हूँ। अगर आपको लॉस हुआ है कंपनी को, उससे ज्यादा मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं ज्वेलरी बेच के दे दूंगी, अपना घर बेच के दे दूंगी। ठीक है, इसलिए मेंबर्स पर्सनली लाइबल नहीं होते, दैट्स व्हाई देयर इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स।
नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी मैंने आपको बोला ये आर्टिफिशियल है, नकली नहीं बोल सकते, यानी वो हमारी तरह नहीं होता है कि हम जैसे चल सकते, वॉक कर सकते, खा सकते, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो हम बोल रहे हैं, बट वो हमारी तरह नहीं होता। सेपरेट प्रॉपर्टी वही चीज होती है, देखो बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं ना, अगर मैं मालिक हूँ, मैं शेयर होल्डर्स हूँ, तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इस कंपनी के ओनर हूँ तो मेरा भी ये हो जाएगा, नहीं। कंपनी का एसेट्स अलग होता है, आपकी चीज अलग है, कंपनी की चीज अलग है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी मैंने बोला बिजनेस और ओनर, कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग चीज होती है बेटा। अगर आप अपना कुछ खर्चा कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट में लिखोगे, ना कि बिजनेस के अकाउंट में लिखोगे। बिजनेस से रिलेटेड कुछ खर्चा होता है तो आप बिजनेस में लिखोगे, दोनों अलग अलग है। फिर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। देखो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब होता है, सपोज करिए 2 से 3 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे 2-3 फ्रेंड है, हम लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तो जो हम उसको रजिस्टर कराएंगे ना जाके बेटा, जो हम जाके उसको कानून के नजर में रजिस्टर कराएंगे, उसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कैन सू एंड बी सूड, यानी कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है और कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है। सिर्फ ये वाला हक नहीं होता है कि भाई हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर भी कोई केस कर सकता है, ठीक है। जैसे इंसानों पे होता है ना कि आपने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो आप पे भी केस हो सकता है, और आप भी किसी पे कर सकते हो, अगर आपको किसी ने जड़ दिया तो आप भी कर सकते हो। तो वही चीज है, अगर कोई कंपनी एक्स वाई जेड अगर किसी के साथ फ्रॉड करती है तो उस पर भी केस हो जाएगा। अगर उसके साथ कोई फ्रॉड करता है तो बेटा उसके वो भी जो है वो दोनों तरफ से केस हो सकते हैं, आप कर भी सकते हो और आपके ऊपर हो भी सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपनीज बहुत सारी टाइप की होती है, बट क्वेश्चन में ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट और आपकी एलएलपी जो पार्टनरशिप है वो अलग है। क्वेश्चन यही से आते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, तो इनके डिफरेंसेस आप लोग याद कर लीजिए। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात करती हूँ यहाँ पर बेटा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम होते हैं 50, रट लो इसको, तो यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार देखा है मैंने हर एग्जाम में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, जितना हो सके उतना पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम रख सकते हैं। फिर है सेकंड, प्राइवेट कंपनी में इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी प्राइवेट कंपनी के अंदर बेटा जनरल पब्लिक को ना आप शेयर्स खरीदने के लिए नहीं बोल सकते हो, आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, नहीं। या तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपके इन्वेस्टर्स से लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी, या फिर आपको ये बोला जाता है कि जो आपके पुराने शेयर होल्डर्स हैं ना आप उन्हीं को ही बेचो, यानी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप शेयर्स बेचो, पब्लिक में नहीं आप कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से ही को शेयर्स बेचती है और उन्हीं से ही कहती है कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रांसफर करोगे ना आप शेयर्स प्राइवेट कंपनी में, तो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी, इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी देखो प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, याद रखना 4 स्टेज होते हैं जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। एक कंपनी को बनाने के लिए 4 स्टेज होते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 स्टेज फॉलो करने पड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसने दोनों जैसे ही कर लिया उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी बेटा ऐसा नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी को चारों स्टेजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इट हैज टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, प्राइवेट कंपनी को हमेशा अपनी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। आपने देखा होगा ना, दिस एंड दैट एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी को सिर्फ लिमिटेड लिखना होता है नाम के पीछे, ठीक है, और प्राइवेट को क्या लिखना होता है, प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन पब्लिक को क्या करना होता है, सिर्फ आपको लिखना है लिमिटेड। देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल 1 लाख की जरूरत होती है, कम से कम 1 लाख रुपए तो होना चाहिए, नहीं तो कंपनी सोचो भी मत बनाने की। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर सोच रहे हो बनाने की, तो 5 लाख मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपके ऊपर है, आपको याद करना है नहीं करना, इसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। जो मैं 4 स्टेजेस की बात कर रही थी, देर आर 4 स्टेजेस, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहला है प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेजेस है प्रमोशन, ठीक है, तो प्रमोशन पे आ जाते हैं। देखो प्रमोशन जो होती है ना बेटा, सबसे पहली स्टेज होती है कंपनी की। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, प्रमोट होके चला जाना नहीं, जैसे हमारी जॉब में प्रमोशन होता है ऐसा नहीं होता प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये होता है शुरुआत की जो नींव रखी जाती है ना, जैसे घर बनाने का सोचते हो आप लोग, आप अब घर समझो, वही कंपनी समझो, घर बनाने का समझो। जब आप अपना कोई घर बनाते हो तो उसमें स्टार्टिंग में जब आप सोचते हो कि हमें यहाँ जमीन लेनी है, यहाँ पे हमें घर बनाना है, ठीक है,
और प्रॉपर आप अरेंज करते हो, यहाँ जमीन चाहिए, हमें जो नींव रखी जाती है ना, कहते हैं ना घर शुरुआत जिसने बोली, आपके घर में किसी ने ही तो बोला होगा घर में कि हमें घर बनाना है। ऐसे ही यहाँ पे प्रमोशन का मतलब होता है कि जो सबसे पहले ये सोचता है कि हमें बिजनेस खड़ा करना है, हमें कंपनी बनानी है, उसी को बोलते हैं प्रमोशन। अब ये प्रमोशन करता कौन है मैम? बेटा प्रमोटर करते हैं। ये जो प्रमोशन का काम है ये प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा, फंक्शंस ऑफ प्रमोशन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रमोटर वो इंसान होता है बेटा जो सारे टास्क करता है प्रमोशन स्टेज पे, पहला स्टेज पे सारा काम जो करता है ना, वो प्रमोटर करता है। यानी प्रमोटर ही वो पर्सन होता है जो आइडिया देता है, यार हम ये वाला बिजनेस क्यों नहीं खोल लेते। सपोज करिए हम 3-4 फ्रेंड थे, हम लोग स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है। मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पास ऐसे रात में सोते सोते मुझे आइडिया आया कि ना ये चाय का बिजनेस करना चाहिए, टी का बिजनेस करना चाहिए सपोज। तो मैं जाती हूँ अपने फ्रेंड के पास और जाके मैं उनको बोलती हूँ कि यार चलो ना कुछ ना हम लोग ना एक चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैसा है ये, मतलब ऐसे ऐसे चीजें ऐसे ऐसे होगा, ये वो। तो यानी जो सबसे पहले आइडिया लेकर आता है बिजनेस शुरू करने का, उसे बोलते हैं प्रमोटर। वही सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करता है, जैसे मैं हूँ तो सारी रिसर्च करूंगी कैसे करना है, कहाँ जमीन लेनी, कहाँ पे शॉप लेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने, सब कुछ काम वही करता है। तो वो एक पर्सन भी हो सकता है बेटा और ग्रुप में भी हो सकता है, जरूरी नहीं मुझे ही आइडिया, क्या पता हम 3-4 फ्रेंड्स को साथ में मिलकर कोई आइडिया है कि हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, पहले स्टार्टिंग में जब यूट्यूब नया नया आया था तो 3-4 लोग फ्रेंड्स लोग मिलकर सोचते थे कि चलो हम लोग नाटक बनाते हैं, जिससे वो लोग यूट्यूब पे फिर बहुत छा गए थे, ऐसे बहुत सारे उस टाइम पे हुए थे। ठीक है, 3-4 लोग मिलके एक एक्ट करते हैं यूट्यूब पे ही और फिर उससे उनका चैनल ग्रो हो जाता है और वो लोग ठीक है पैसे वाले हो जाते हैं ऐसे करके। तो आजकल तो यूट्यूब वाले ही पैसे वाले ही हैं आजकल, तो नहीं तो पढ़ाई लिखाई वाले तो मुझे नहीं लग रहा इतना है, जितना ये लोग तो फ्री की मेहनत करते भी नहीं है, कुछ मेहनत भी नहीं करते, फ्री के पैसे आ रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है आज के टाइम पे। ठीक है, तो यही होता है, पर्सन भी हो सकता है, एक अकेला भी हो सकता है आइडिया देने वाला, ग्रुप में भी आ सकता है 3-4 लोगों को आइडिया। अगर आप लोगों ने ढोल पिक्चर देखी होगी किसी ने, जिसमें राजपाल यादव जो मेन कैरेक्टर थे उसमें कॉमेडी के और 3-4 एक्टर और थे आपके, ढोल मूवी में, तो उसमें एक आइडिया ये चारों ही मिलकर करते कि अब हम लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो उसमें कोई अकेले इंसान का नहीं था आइडिया, उसमें 3-4 जो सारे हीरोज थे वहां पे, उन चारों का ही आइडिया था कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन हो। तो नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ प्रमोटर या फिर स्टेप्स इन प्रमोशंस। ठीक है, सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानना कि यार देखो कौन सा बिजनेस करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ना। आके बैठ जाएंगे कि बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, किस चीज का करना है, ये आपको सोचना बहुत जरूरी है। अभी चल क्या रहा है, किस चीज का बिजनेस करोगे, आईटी जैसे बहुत चल रहा है तो आईटी का कंपनी खोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या है, हैंडलूम चल रहे हैं, मतलब आपको सोचना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी जिससे आपको प्रॉफिट मिले, आपको वो बिजनेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने आके बस बोल दिया कि ये बिजनेस करना है, वो चला ही नहीं तो। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके इंडिया में चल क्या रहा है, क्या चीज किस चीज के लिए ज्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट आप कमा सकते हो, कौन से बिजनेस में। नेक्स्ट स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब ये होता है वो आपने सोच तो लिया है, क्या ये पॉसिबल है। मैम कैसे पॉसिबल, यानी आपने सोच तो लिया है कि इस चीज का हम लोग कंपनी खोलेंगे, पर क्या वो प्रैक्टिकल में वो चीज पॉसिबल है। सपने तो देख लिए पर प्रैक्टिकल उस चीज को पॉसिबल है कैसे मैम पता करेंगे। 3 चीजें देखेंगे बेटा, एक तो टेक्नोलॉजी देखेंगे, है हमारे पास टेक्नोलॉजी कि हम कंपनी खोलें। दूसरा फाइनेंस देखेंगे, पैसा है बिजनेस खोलने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। ठीक है, ये 2 से 3 चीजें हम लोग बेटा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है, भाई रिसोर्सेज भी नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, पैसे हैं या नहीं, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। सपने तो देख लिए, अब जैसे ढोल मूवी मैंने आपको बोली, उन लोग चारों ने सोच तो लिया था कि खोलेंगे, उनके पास पैसे ही नहीं है, वो लोन ले रहे हैं मूवी में जाके। अब पैसे नहीं है और बिजनेस का आइडिया देख लिया, टेक्नोलॉजी है नहीं, दिमाग है नहीं, ठीक है, ऐसे कैसे खोल लोगे। फिर है नेम अप्रूवल, चलो आपके पास सब कुछ है, अब आप क्या करोगे, एक नाम रखोगे अपनी कंपनी का, कोई अच्छा सा नाम रखोगे जिसे गवर्नमेंट अप्रूव करे। ऐसा बहुत बार होता है जो लोग कंपनी लोग नाम तो रख लेती है पर गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर देती है, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का, ढंग से सोच के रखना। उसके बाद है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक डॉक्यूमेंट होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, इस पे आप ये देखते हैं कि भाई सबके साइन होने बहुत जरूरी है। अगर हम 4 लोग फ्रेंड्स हम चारों ने सोचा है तो हम चारों उस पर साइन करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, अब हमें प्रोफेशनल तो अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो अब हम 4 हैं, हमने आइडिया तो खोला है, अब हमें सीए भी लेना पड़ेगा, अब हमें सीएस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट भी लेना पड़ेगा। अब हमें थोड़ी ना कुछ सब कुछ आता है, वो सारा चीज देखने के लिए भी तो हमें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें
प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कौन से दो दो डॉक्यूमेंट्स है बेटा आपके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों तैयार करने पड़ेंगे, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ठीक है, चलो। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है आपका इनकॉर्पोरेशन। सेकंड स्टेज इज द कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, फिर कंपनी सेट टू बी, नेक्स्ट आपका आता है इनकॉर्पोरेशन। हाँ, अभी तक हम प्रमोशन ही पढ़ रहे थे, अब आता है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सेकंड स्टेज है। इसमें क्या होता है, देखो इनकॉर्पोरेशन में मैंने सीधे बोला रजिस्टर कराना है। अपने घर का रजिस्टर कराते हो कचहरी में जाकर, तहसील में जाके अपने घर का रजिस्ट्रेशन कराते हो, पेपर बनवाते हो, प्लॉट लेते हो, घर बनाते हो उसका, बस। तो फिर कंपनी का क्यों नहीं करवाना है? वही चीज बोली गई है। सेकेंड स्टेज में ये बोला जाता है बेटा आपका कि आपने सब कुछ कर लिया है, अब जाके आप रजिस्टर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या आरओसी में आप जाकर अपना कंपनी का रजिस्टर करवाइए, तभी तो वो लीगली मानी जाएगी ना। नेक्स्ट, अब आप जा तो रहे हो उनके पास, वो आपसे दो डॉक्यूमेंट मांगेंगे बेटा, रजिस्टर ऑफ कंपनी में आपको जमा करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तभी आपको लीगली वो जो है वो अलाउड करेंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस याद कर लो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से तो खूब क्वेश्चंस आते हैं। पहला है इट इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, मेन डॉक्यूमेंट आपका यही है। इट इज ऑल्सो नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसको चार्टर ऑफ कंपनी बोलते हैं, तो एमओए को ही बोला जाता है। एमओए कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या उद्देश्य था, क्यों बनाया गया था, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड इट्स रिलेशन विद इन्वेस्टर एंड आउटसाइड वर्ल्ड। यानी ये सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको ये भी बताता है आगे चल के क्या क्या काम करने वाले हैं, और बाहर की दुनिया से और अपने इन्वेस्टर से इनके क्या रिलेशन रहेंगे। साथ ही साथ द कंपनी हैज टू वर्क विद इन द लिमिट्स लेड डाउन इन द मेमोरेंडम, यानी जो लिमिट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशंस लिखे, उसको उसी के लिमिट के दायरे में ये लोग काम करते हैं, इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, सेक्शन 13 कंटेंट ऑफ एमओए, ये बताता है कि एमओए के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला नेम आता है, कंपनी का नाम क्या है वो क्लॉज आएगा। फिर रजिस्टर ऑफिस, ऑफिशियल एड्रेस क्या है कंपनी का, वो आएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, किस लिए बनाया गया है, किस लिए आपने बनाई है कंपनी। कैपिटल क्लॉज, कितना पैसा आपने इसमें लगाया हुआ है। लायबिलिटी क्लॉज, ये आपको दिखाना पड़ेगा। एसोसिएशन क्लॉज, कितने लोगों ने मिलकर आपको ये सारी चीजें आपने बनाई हैं, ये सारी चीजें आपको दिखानी है। साथ ही साथ एमओए में साइन होना बहुत जरूरी है। और कितने साइन होने जरूरी है मैम? 7 सब्सक्राइबर तो होने जरूरी है पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी में बस 2 भी चलेंगे साइन करना। तो आपको पकड़ के लाने पड़ेंगे भाई, जो आपके शेयर्स खरीदे कंपनी में, तो 7 लोगों के साइन तो चाहिए। अब 3 लोगों के, हम तो 4 ही फ्रेंड थे, 4 ने तो कर ली, 3 लोगों को और लाना पड़ेगा कि शेयर्स हमारे ले लो और साइन करो इस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए 7 लोगों का साइन होना जरूरी है, 7 सब्सक्राइबर्स के पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत होती है साइन करने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अंतर है। अभी मैंने आपको बोला आर्टिकल एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव, नेम, क्लॉज, ये सारी चीजें आती हैं, पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना, वो अंदर का बुक है, आपके घर की किताब है, यानी कंपनी की बुक है, जहाँ पे आपने रूल्स रेगुलेशंस लिखे होंगे और इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होने वाला है वो आप लिखोगे। ये एमओए का सब्सिडरी होता है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं है, इसी का छोटा भाई आप समझ सकते हो। ठीक है, टेबल एफ इज अ मॉडल सेट ऑफ आर्टिकल्स गिवन द कंपनीज एक्ट एंड, ठीक है, देखो टेबल एफ क्या बोलता है यहाँ पे, ये देखो, टेबल एफ जो है ना वो ऑटोमेटिकली बनाया जाता है। ठीक है, कि आपको फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं होगी अगर आप टेबल एफ को फॉलो कर लेते हो, क्योंकि टेबल एफ में भी वही सारी चीजें लिखी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब पब्लिक कंपनी है, वो तो अडॉप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है टेबल एफ। ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी तो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही दिखाती है ज्यादातर। ठीक है, और मे हैव इट्स ओन, मतलब ये है अपना पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो देखो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो खुद बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपना खुद रखती है उसको, वो किसी टेबल को फॉलो नहीं करती, इसलिए पब्लिक का तो कोई मत सोच के जाओ। प्राइवेट कंपनी जो है वो अडॉप्ट कर सकती है टेबल एफ, कि भाई हमें बनाना नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप टेबल एफ के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि टेबल एफ में भी जितने आर्टिकल्स लिखे हैं वही सेम ही होते हैं उसमें भी, यानी वो रूल्स रेगुलेशन जो लिखे होते हैं। अब बात करते हैं एओए में कितने कंटेंट में क्या क्या होता है। देखो इसमें शेयर्स का डिवीजन होता है, किस किस को कितना डिवाइड करना है। ठीक है, मीटिंग्स कब करनी है, वोटिंग राइट क्या होंगे सभी मेंबर्स के, उसके रिगार्डिंग रूल्स रहेगा, भाई इसके पास इतना वोट होगा, शेयर होल्डर जो होंगे उनके पास ज्यादा वोटिंग राइट होगा। ठीक है, जितने भी अपॉइंटमेंट के रिलेटेड मैटर है, जितने भी पावर ड्यूटीज है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी सैलरी रहने वाली है बेटा डायरेक्टर्स वगैरह की, वो सब यहाँ पर आएगा। क्या मेथड रहेगा, कैपिटल बढ़ाना है कम करना है,
ठीक है, क्या रूल्स रहेंगे बेटा कंपनी के कॉमन सील को लेकर, किस डॉक्यूमेंट पे सील लगेगी, किस पे नहीं लगेगी, वो सारी चीज आती है एओए के अंदर। ठीक है, इनका डिफरेंस याद कर लीजिए तो सब याद हो जाएगा। सबसे पहले है इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, एमओए। तो बिल्कुल एमओए तो जो है वो फाउंडेशन है कंपनी की, ऑब्जेक्टिव बताता है। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है मैम, रूल्स बताता है इंटरनल मैनेजमेंट के। ठीक है, एमओए जो है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, आपका प्रिंसिपल मेन डॉक्यूमेंट है, और एओए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, इसकी सब्सिडरी है, ब्रांच एक तरीके का छोटा भाई जिसे हम बोल देते हैं। एमओए डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी और कंपनी के बाहर जो इन्वेस्टर्स है उनके बीच का रिश्ता क्या है वो भी बताता है। लेकिन एओए डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, क्योंकि मैंने बोला ना एओए जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो आपकी घर की किताब है। आपके घर के रिश्ते कैसे हैं, आपके रिश्ते आपकी मम्मी के साथ कैसे हैं, आपके पापा के साथ कैसे हैं, ठीक है, वो चीज बताती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन मेमोरेंडम बताता है आपके पड़ोसी के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, आपके दोस्त बाहर है, फैमिली रिलेटिव्स के साथ कैसे रिश्ते हैं, वो एमओए बताता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, इसी से समझेंगे तो याद रहेगा। देखो एमओए के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करना, लेकिन एओए में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके घर की ही बात है। अगर आपकी मम्मी नाराज हो जाए तो आप मना सकते हो, लेकिन बाहर वाला नाराज हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मनाना। तो वही चीज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना डिफिकल्ट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप चेंज कर सकते हो। एमओए को चार्टर बोला जाता है कंपनी को, ठीक है, कंपनी का चार्टर कौन है, एमओए। एओए सेट्स आउट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी, जो भी डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स होते हैं उनके राइट्स क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनका रोल क्या है, वो सारी चीजें बताता है। एमओए इज नॉट गवर्न बाय एओए। देखो ये एमओए तो सबसे बड़ा हो गया ना, प्रिंसिपल तो यही है, तो इसको तो कोई गवर्न कर नहीं सकता, पर एओए को एमओए गाइड करता है, गवर्न करता है। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो फॉर्म्ड होता है अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, लेकिन जो एओए है वो एमओए के अंडर ही रहता है, इसी के अंडर फॉर्म्ड होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्टेप आता है थर्ड स्टेज बेटा, इनकॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्टर करा लिया। अब पैसे कहाँ से लाओगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इनकॉर्पोरेशन तो कर लिया, कंपनी को जो है ना वो कैपिटल पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे चाहिए, शेयर्स इश्यू करो बाहर लोगों को, पब्लिक को शेयर्स तो डिवेंचर्स, तो वो आपको पैसे देंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, रेजिंग कैपिटल, कंपनी हैज टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब होता है मैम, प्रोस्पेक्टस बेटा एक वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, सारा सच सच, पता नहीं कितना सच हो सकता है। देखो जैसे आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उसमें आपके प्रिंसिपल की सबसे आगे फोटो रहेगी, फिर बच्चों की फोटो रहेगी, ये हमारे यहाँ ये फंक्शन होते हैं, हमारे यहाँ इतनी फीस है, हमारे यहाँ बच्चे यहाँ से स्पोर्ट्स में वहां तक गए हैं, ये खेला है वो खेला है, वही चीज कंपनी अपने बारे में बताएगी। सारी चीजें लिखी होती है, पब्लिक फिर उसको पढ़ती है, अच्छा इस कंपनी में इतना कैपिटल लगा हुआ है, इसमें ये है, फिर वो पैसे इन्वेस्ट करती है। देखो कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, सबसे पहले सेबी का अप्रूवल। देखो सेबी का अप्रूवल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कैपिटल सब्सक्राइब करते हो तो आपको कहीं ना कहीं सेबी का अप्रूवल जरूर चाहिए, वो आपका चेक करेगी सब कुछ, ऐसे ही आप पब्लिक को जाके उल्लू नहीं बनाओगे। सेबी आपका कैपिटल चेक करेगी, आपका रिस्क चेक करेगी, सब कुछ चेक करेगी। फिर उसके बाद आप प्रोस्पेक्टस फाइल करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप बैंकर्स अपॉइंट करते हो, यानी आपके पास जो पैसा आएगा किसी बैंक में तो रखोगे, एसबीआई, आईसीआई। फिर ब्रोकर्स को भी अपॉइंट आप करते हो जो आपकी बेचने में मदद करे, आप अकेले तो आप बेचोगे नहीं, जैसे घर आप नहीं बेच सकते, आपको ब्रोकर लाना पड़ता है, फिर वो आपके लिए जो है वो सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ के लेकर आते हैं। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स बेटा वो होते हैं जो वो ये बोलते हैं कि अगर आपकी शेयर्स किसी ने नहीं खरीदे तो हम खरीद लेंगे। फिर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन उसके बाद, अब ये बोलते हैं देखो 5 लाख तक तो हमें चाहिए ही चाहिए पब्लिक का, भाई पब्लिक के पास हमें इतने शेयर्स बेचने की 5 लाख तो मिल ही जाए, मिनिमम सेट करके रखते हैं, और नहीं मिलता ना तो वो वापस कर देते हैं पब्लिक का पैसा। फिर एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अब आपने एक स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, चाहे एनएससी में करा लो, बीएससी में करा लो, तब जाके आप शेयर्स अलॉट करोगे उनको, वो आप फिर अलॉट कर दोगे तो वो आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे कंपनी के लोग। ठीक है, ये पूरे स्टेप्स होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है स्टेप्स में से। फिर लास्ट स्टेज होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब जाकर आप जो है लास्ट स्टेज पे आरओसी जो है रजिस्टर्स ऑफ कंपनी है वो आपको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट दे देती है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही मिलता है, क्यों, मैंने अभी आपको बोला प्राइवेट कंपनी जो है ना सिर्फ 2 स्टेज फॉलो करती है, प्रमोशन का और इनकॉर्पोरेशन का, उसके बाद वो अपना कंपनी खोल सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं लेती कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तब तक वो स्टार्ट नहीं कर सकती। इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो यही तक था आपका आज का सेशन। सेशन वाकई आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।